हम लोग आज बात करेंगे स्टारलिंग फार्म्स की, स्टारलिंग वैदिक विलेज। अब आपको अगर स्टारलिंग वैदिक विलेज बेचना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये रिवर बेड वाले फार्म्स नहीं है। नॉर्मली अब तक जो आपने नोएडा में देखा होगा वो पहले चलन था कि पीछे जेपी के पीछे हो गए या सेक्टर 135 के पीछे हो गए, सेक्टर 150 के पीछे हो गए। ये ना सारे रिवर बेड वाले फार्म्स थे जिसको डूब क्षेत्र भी बोलते हैं, खादर भी बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है कि रिवर बेड होने की वजह से आपको पक्का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। आप आरसीसी की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सरकारी बिजली आपको मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से पोल्स नहीं लगा सकते। तो अब हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इसको हम बोलते हैं स्टारलिंग वैदिक विलेज। स्टारलिंग वैदिक विलेज बेसिकली यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे प्रोजेक्ट है। जब आप जेपी स्पोर्ट सिटी पार करेंगे उसके बाद लगभग 3-4 किलोमीटर के बाद आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। राइट हैंड साइड पे है। मैं आपको पहले एक बारी मैप पे समझा रहा हूँ कि किस तरह की डेवलपमेंट है। आप ये अभी 2010 दिसंबर को दिसंबर 2000 सॉरी 10 दिसंबर 2021 को अथॉरिटी ने एक न्यूज छापी थी कि प्लॉट्स नियर जेवर एयरपोर्ट्स एट चीप रेट्स, येडा वॉन्स बायर्स गोज टू कॉप्स। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है लैंड अलोंग यमुना एक्सप्रेस हाईवे एंड 96 विलेजेस इज नोटिफाइड अंडर येडा। नो प्राइवेट डेवलपमेंट इज अलाउड ऑन सच लैंड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या तो आप डेवलपर से ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, या आप अथॉरिटी से अलॉटमेंट करा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप किसी किसान से लैंड खरीद रहे हो तो इलीगल है। वहां पे नोटिफाइड एरियाज, ये आपको मैं दिखा देता हूँ नोटिफाइड एरियाज किनको बोलते हैं। ये आप यमुना एक्सप्रेस हाईवे का हमने मैप खोला हुआ है 2031 का। इसमें जो भी कलरफुल हम देख रहे हैं ये यमुना अथॉरिटी के नोटिफाइड सेक्टर्स है। इसमें ये लिखा भी हुआ है फॉर नोटिफाइड एरियाज ऑफ गौतम बुद्ध नगर एंड बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। ये सारा कलरफुल एरिया जो है ये नोटिफाइड है, ये यमुना अथॉरिटी के सेक्टर्स है। आप ये हमारा यमुना एक्सप्रेस हाईवे आ गया। उसके बाद इस साइड में हमारे फार्म्स हैं। जो भी कलरफुल देख रहे हो ये यमुना अथॉरिटी के अंडर आता है। बट जो ये वाइट पोर्शन है ये सारा हरियाणा पलवल है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे ये बॉर्डर है हरियाणा का और यूपी का। हम जो फार्म्स बेच रहे हैं छोटा सा ट्राइंगल जो है यमुना एक्सप्रेस हाईवे के तो पास में है, लेकिन हम ये छोटा सा ट्राइंगल बेच रहे हैं, ये हमारे फार्म्स हैं। अब एक मैं आपको स्लाइड और दिखा रहा हूं जिसमें आपको बॉर्डर समझ में आ जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बेसिकली गूगल मैप का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे आ गया, ये आपका यमुना एक्सप्रेस हाईवे आ गया, आपका जेपी फॉर्मूला 1 आ गया, फिर उसके बाद इस साइड पे गौर सिटी आ जाता है। आगे चलेंगे, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ये डॉटेड लाइन ये हरियाणा और पलवल, हरियाणा का और यूपी का बॉर्डर है। अब जैसे अभी इसमें मेंशन है इस साइड सारा यूपी हो गया, इधर हरियाणा। हमारा जो लैंड है वो ये वाला है, नगलिया गांव पड़ता है हमारे सामने अक्रॉस द एक्सप्रेस हाईवे। फिल्म सिटी इधर है, एयरपोर्ट इधर है, फिर बाकी सेक्टर्स हैं जो मैं आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं हम अपने मैप पे। मैप में जितना भी आप येलो कलर देख रहे हैं ये सारा रेजिडेंशियल सेक्टर्स है, ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स है। फिर उसके बाद सेक्टर 21 ये फिल्म सिटी आएगी आने वाले टाइम में। सेक्टर 28 ये वाला सेक्टर है, सेक्टर 28। सेक्टर 28 में 350 एकड़ के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, 100 एकड़ के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ रही हैं। फिर इसमें अथॉरिटी अपना ऑफिस भी लेके आ रही है। उसके अलावा इसी सेक्टर 28 में अभी 10-10 एकड़ के डेटा सेंटर्स अथॉरिटी ने ऑक्शन किए थे, जिसमें से 5 डेटा सेंटर्स एलोकेट हो गए। 2 सिफी.com ने लिए हैं, 2 एयरटेल ने लिए हैं, 1 हिरानंदानी ग्रुप ने लिया है। फिर उसके अलावा सेक्टर 29 आ गया। सेक्टर 29 के अंदर एप्पल की एंसिलरी कंपनीज भी आ रही हैं। फिर अपैरल पार्क है, अपैरल पार्क के अलावा कोई भी आपका फर्नीचर पार्क हो गया या उसके अलावा लेदर पार्क हो गया, वो सब सेक्टर 29 में है। सेक्टर 29 आप जब भी जाओगे तो आपको एक वहाँ पे 2 कंपनीज ऑपरेशनल हो गई हैं वो देखने को मिलेंगी। एक तो बीकानेर फूड्स है, दूसरा वहाँ पे सूर्या ग्लोबल फिल्म्स। सूर्या ग्लोबल फिल्म्स हुई जिसको हम प्रिया गोल्ड के नाम से जानते हैं, वो ऑपरेशनल हो गई है। तो जब भी आप जाएं वहाँ पे साइट पे आप क्लाइंट को उससे पहले सेक्टर 28, 29 दिखाएं। फिर 29 के ठीक सामने, 29 के ठीक साथ में जो सेक्टर है वो 32 है। ये 29 ये हो गया। 32 सेक्टर, 32 सेक्टर के अंदर आपका एवरी डेनिसन फॉर्चून 500 लिस्टेड कंपनी है।
उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एवरी डेनिसन बेसिकली इंडस्ट्रियल एडेसिव्स बनाते हैं। और उसके बाद फिर सेक्टर 33 आता है। सेक्टर 33 में आपका आ रहा है टॉय सिटी, 32 के ठीक सामने है। अगर हम दोबारा देखेंगे सेक्टर 28, 29, 32, 33 और ये बीच में क्रॉसिंग आ गई जो चारों सेक्टर्स को डिवाइड करती है। तो सेक्टर 33 में टॉय सिटी भी आ रहा है, सेक्टर 33 में ट्रांसपोर्ट नगर भी आ रहा है। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं सेक्टर 31 की। सेक्टर 31 में आपका एमआरओ आ रहा है। एमआरओ हम बोलते हैं मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग को, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स। बड़ी हैरानगी वाली बात है, इंडिया में इतने सारे एयरक्राफ्ट होने के बाद भी हमारे पास कोई रिपेयरिंग की फैसिलिटी नहीं है। आज हमारे सारे एयरक्राफ्ट सिंगापुर जाते हैं रिपेयर होने या कोलंबो में जाते हैं। अब मेरा ये मानना है कि जब ये सेक्टर 31 में एमआरओ शुरू हो जाएगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है बोइंग या एयरबस जैसी कंपनीज भी यहाँ फैक्ट्री सेटअप करेंगी। आज हम 17,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजते हैं अपने एयरक्राफ्ट रिपेयर कराने के नाम पे। अब जब ये एमआरओ बन जाएगा तो जितनी भी आसपास के छोटी कंट्रीज हैं, भूटान हो गया, नेपाल हो गया या आसपास की और छोटी कंट्रीज हैं, ये रिपेयर अपने एयरक्राफ्ट हमसे कराएंगे। उसके अलावा सबसे मेजर डेवलपमेंट जो आ रही है, अब हम बात कर रहे हैं हमारी साइड वाले एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है। हमारी वाली साइड पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट है 23C, ये आने वाले टाइम का ISBT बनेगा। उसके बाद ये 22F सेक्टर है, ये ओलंपिक विलेज के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक विलेज का क्या मतलब हुआ, ये 2300 एकड़ का सेक्टर है। 2300 एकड़ के सेक्टर में आने वाले टाइम में, अब जैसे 2036 के जो ओलंपिक है, हो सकता है इंडिया उसके लिए बिड करे। अभी 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे वो होंगे फ्रांस के अंदर, 2028 वाले लॉस एंजलिस में है, उसके बाद 2032 वाले ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, लेकिन 2036 वाले के लिए अभी पता नहीं है। जब 2024 वाले ओलंपिक्स हो जाएंगे तो 2036 की बिड खुल जाएगी। उस वक्त हो सकता है इंडिया बिड करे, और अगर इंडिया में ओलंपिक्स हुए तो सिर्फ हमारे पास ये 22F है, 2300 एकड़ का सेक्टर, जो एज पर डॉक्टर अरुणवीर सिंह ओलंपिक विलेज है। इसमें 2300 एकड़ में बड़े से बड़े स्टेडियम्स हम बनाएंगे, क्योंकि फेडरेशन आपको 10 साल का टाइम देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। उसके बाद हमारा एक सेक्टर है 22E। 22E जैसे कि आप कलर कोड देख रहे हो, ब्लू कलर है। ब्लू कलर का मतलब इंस्टीट्यूशनल आएगा। तो जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा JBM यूनिवर्सिटी वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है। उसके बाद वहाँ पे नारसी मुंजी, महाराष्ट्र की एक पुणे की बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, वो भी आ रही है। अब बात करता हूँ मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये हमारा यमुना एक्सप्रेस हाईवे हो गया। उसके अलावा ये हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे हो गया। अभी ये लूप बन रहा है, मतलब ये शायद हो सकता है जून जुलाई में ये लूप बनाना शुरू कर दे। अभी कनेक्टिविटी नहीं है। अभी आपको अगर ईस्टर्न पेरिफेरल पे आना है तो आपको कासना से जाके इस ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ना पड़ता है जाके। बट इन फ्यूचर, इन अदर 6-7 मंथ्स ये कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो फिर कोई भी ट्रैफिक इधर से अगर आ रहा है और उसको पलवल जाना है तो यहीं से उतर के जा सकते हैं। अब ये ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया हमारा, ये हमारा हो गया यमुना एक्सप्रेस हाईवे। अब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी रिंग रोड है जो हमारे फार्म्स के बाहर से होती हुई जा रही है। ये हो गया सेक्टर 24। 24 के अंदर वीवो की हाई राइज फैक्ट्री बननी शुरू हो गई है। 24A, इसके अंदर हल्दीराम भी आ रहा है, प्लस इसके अंदर पतंजलि ने सबसे बड़ा लैंड बैंक लिया है। अपना टेक पार्क लेके आ रहे हैं, फूड पार्क लेके आ रहे हैं, नॉट टेक पार्क, फूड पार्क लेके आ रहे हैं ये। तो जैसे आपने देखा हुआ हरिद्वार के अंदर योगपीठ वगैरह बना हुआ है, वो सारा 24A में आएगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं। ये रिंग रोड हो गई जो एक्चुअली तो कासना से शुरू होनी है, बट ये अभी पोर्शन बना नहीं है। ये वाला यहाँ JP स्पोर्ट्स सिटी से ये रिंग रोड लगभग यहाँ तक बन चुकी है। इसके आगे ये होती हुई हमारे फार्म्स के बाहर से होती हुई, ISBT के बाहर से होती हुई जेवर एयरपोर्ट जानी है। ये जेवर एयरपोर्ट आ गया। दूसरी कनेक्टिविटी कौन सी है, ये पीछे जो आप ये एक ब्रॉड लाइन देख रहे हैं, ये बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो पार्ट है, बल्लभगढ़ से ये कनेक्ट होती हुई एलिवेटेड बन रही है। 31 किलोमीटर की रोड हाईवे है, रादर 31 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे है। ये हमारे फार्म्स के पीछे से होता हुआ जेवर एयरपोर्ट पे कनेक्ट होगा। ये एक पैरेलल कनेक्टिविटी है जो अथॉरिटी बना रही है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। तो हमारे फार्म्स अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो दोनों मेन कनेक्टिविटीज के बीच में है। ये आपका रिंग रोड हो गया, ये एलिवेटेड एक्सप्रेस हाईवे हो गया, दोनों के बीच में। अब हो सकता है कस्टमर आपसे वहां पे पूछे आज की स्थिति देखे कि आज अगर कोई किसी को आप साइट पे लेके जा रहे हो, वो बोलेगा यार ये तो गांव के अंदर से आके हम जा रहे हैं, कोई रोड नहीं है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे आईएसबीटी आ रहा है, अगर आईएसबीटी यहाँ पे बन रहा है तो मल्टीपल कनेक्टिविटीज आएंगी। मतलब आपको ये समझना और समझाना जरूरी है कस्टमर को कि मल्टी सिटी कनेक्टिविटी आएगी अगर ये आईएसबीटी बनता है तो। अब इसके अलावा हमारी यूएसपीज क्या है? 63 एकड़ का हमारा लैंड बैंक है। 63 एकड़ में मतलब सबसे बड़ी बात कि अंदर जो हमने रोड्स बनाई है वो 60 फीट की रोड बनाई है, 40 फीट की रोड बनाई है। उसके बाद हमने जो रोड्स बना रहे हैं वो हम ना बजरी और गिट्टी वाली नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं रोड जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल बनेगी। मतलब पहले 2 इंच का आरएमसी या बजरी गिट्टी होती है, फिर उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उसके बाद रेत डाल के इंटरलॉकिंग टाइल्स डालेंगे। इंटरलॉकिंग टाइल्स का क्या पर्पस है कि एक तो मेंटेन करने में बड़ी आसान है कि अगर कोई पोर्शन टूट गया तो 2 4 5 टाइलें आपने चेंज कर दी, या फिर बाकी जो डूब क्षेत्र वाले फार्म्स हैं उसमें क्या करते हैं लोग बजरी गिट्टी डाल के छोड़ देते हैं। हम थोड़ा बेटर फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं, कस्टमर को ये समझाना बड़ा ज़रूरी है, हमारा प्राइस जस्टिफाई होना बड़ा ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़, जब आप 60 फीट रोड पे जाओगे, 60 फीट इधर 60 फीट रोड पे जब आप जाओगे, ये हमारा 63 एकड़ का मैप है, ये हमारी 60 फीट की रोड आ गई, ये हमारी 40 फीट की रोड्स हैं। फार्म के अंदर कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो आपको 40 फीट से कम की मिले। अब 60 फीट वाली पे हमने मेजरली क्या करा हुआ है, हमने जो पेड़ लगाए हैं वो या तो तोता लगाया है या हमने लगाया है क्या नाम है, तोता वो रेड कलर का होता है, चंपा वो वाइट कलर का है, तो बड़ी अच्छी फील आती है, रेड और वाइट कलर के फूल आपको दिखेंगे। फिर जितनी भी 40 फीट वाली रोड्स हैं उस पे हमने 6 तरह के फ्रूट बेरिंग ट्रीज लगाए हैं। मतलब हमने आम भी लगाया है, अमरूद भी लगाया है, उसके अलावा चीकू है, जामुन है, नाशपाती है। तो ये 6 तरह के हमने वहाँ पे लगा दिए पेड़। फ्रूट बेरिंग लगाने का पर्पस क्या है कि वहाँ पे बर्ड्स वगैरह आते हैं। आज हमारे पास एक ऑप्शन और भी था कि हम सैपलिंग्स लगा देते। हम नोएडा अथॉरिटी से पीपल और क्या नाम है नीम फ्री में ले लेते पेड़, बट हमने वहाँ पे अच्छा बनाने की वजह से हमने वहाँ पे पेड़ लगाए हैं। हमारे मेजरली पेड़ आते हैं या तो सहारनपुर से या आंध्र प्रदेश से। अब अगर पेड़ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली लाने की कॉस्ट 25-30 हज़ार रुपये का तो पेड़ ही आता है, फिर उसको लाने की कॉस्ट हो गई, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट के अलावा अब जब ये इंस्टॉल होगा तो हाइड्रोलिक मशीन से इंस्टॉल होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है आपको जाके दिखे कि फील कैसी आ रही है, रोड कैसी है, स्ट्रीट लाइट्स कैसी लगाई हुई हैं, वो जो 4 फीट के छोटे लैंप होते हैं उसको बुलार्ड्स बोलते हैं, बुलार्ड्स कैसे लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को रियलाइज करनी बड़ी ज़रूरी है। 16 के आसपास लगभग हमारे वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे फार्म्स बन रहे हैं। अब हम बाकियों से कैसे डिफरेंट है कि हमारे फार्म्स में आप पक्की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। पक्की कंस्ट्रक्शन, अब कई बार आपको क्लाइंट बोलेगा सीएलयू आपने चेंज करा लिया, लैंड यूज चेंज करा लिया, या एक सवाल होता है कि कल को गवर्नमेंट एक्वायर तो नहीं कर लेगी। तो सबसे पहला सवाल, गवर्नमेंट एक्वायर तो नहीं कर लेगी का जवाब ये है कि हमारी लैंड यूपी में नहीं है, हमारी लैंड यूपी के नोटिफाइड एरियाज में नहीं है, हम है हरियाणा में, हमारी जुरिस्डिक्शन लगती है पलवल में। और हरियाणा में गवर्नमेंट कभी भी लैंड एक्वायर नहीं करती, गवर्नमेंट हमेशा लैंड खरीदती है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का अगर आप एग्जांपल लो, तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में जो 300 मीटर का पैच था वो गवर्नमेंट को खरीदने में और उन किसानों को सेटल करने में लगभग 7-8 साल लग गए। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब आप कस्टमर से बात करोगे कि हरियाणा में लैंड खरीदी जाती है ना कि एक्वायर की जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट से लोग बोलते हैं आपने सीएलयू चेंज करा लिया। हमने डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को एक लेटर लिखा कि हम एक खसरा खेत खतौनी नंबर आपको दे रहे हैं, ये हमें चेक करके बताया जाए कि ये कंट्रोल्ड एरियाज या अर्बन एरियाज में आता है या नहीं आता। तो डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने हमें एक लेटर इशू करा कि द लैंड इन क्वेश्चन डज नॉट कम अंडर अर्बन एरियाज और कंट्रोल्ड एरियाज। अब जब गवर्नमेंट कह रही है कि कंट्रोल्ड एरियाज और अर्बन एरियाज में नहीं है, तो आपको कोई भी चीज़ वहाँ बनानी हो,
चाहे आप वहाँ स्कूल बनाओ, चाहे आप कॉलेज बनाओ, चाहे हॉस्पिटल बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। लेकिन आपको कोई भी परमिशन लेने की पलवल कोर्ट से जरूरत नहीं है, अथॉरिटी के पास, हुडा के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो भी लेआउट अप्रूव होगा वो वहां के सरपंच ही अप्रूव करेंगे। ये डी कंट्रोल्ड का मायने है। मतलब क्या है डी कंट्रोल्ड के लेटर का? अब हो सकता है आज से साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हो सकता है ये एरिया कंट्रोल्ड एरियाज में आ जाए, कंट्रोल्ड एरियाज में आए या अर्बन एरियाज में आए। तो जब ये कंट्रोल्ड एरियाज में आएगा उस वक्त फिर आप अपना लैंड यूज चेंज कराओगे, उस वक्त फिर आप ईडीसी आईडीसी गवर्नमेंट को दोगे, उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट से जाके नक्शा पास कराओगे और तब जाके आप अपनी बिल्डिंग बनाओगे। एज ऑफ डेट ये सोने की खान है कस्टमर के लिए। क्यों? क्योंकि आज आपको कुछ भी बनाने की परमिशन है। अब जैसे कि हमारे पास 63 एकड़ लैंड की हम बात करते हैं, हम आपकी रजिस्ट्री में लिख के देते हैं कि आप यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करोगे। ये हम मना कर रहे हैं, अथॉरिटी मना नहीं कर रही। अब जैसे कि शुरू में हमारे पास एक ऑफर आई थी कि आप ये सारा लैंड हमें दे दो, हम डायरेक्ट किसानों से रजिस्ट्री करा लेंगे और हम यहाँ वेयर हाउस लाएंगे। तो हमने वो चीज़ मना कर दी कि नहीं, हमें यहाँ फार्म हाउस ही बनाना है। शायद यही एक रीज़न है कि हमने यहाँ बड़े फार्म हाउस बनाए हैं। 1000 गज से लेके लगभग 8000 गज तक तो हमने बेचे ही हुए हैं। अब अगर सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो शायद आप भी ये चीज़ समझते हैं कि 100 गज के प्लॉट बना देते। 100 गज का प्लॉट आज अच्छे रेट में बिकता है। मतलब सपोजिंगली अगर 1000 गज का प्लॉट बिक रहा है 10,000 रुपए के या 12,000 रुपए के रेट पे, तो 100 गज वाला शायद 18,000 रुपए का भी बिक जाता किसी भी एरिया में। हमने वो कच्चा लालच नहीं करा, हमने 1000 गज से लेके 8,000 गज बेचा है। उसका रीजन है कि अच्छी जेंट्री आएगी। दूसरी चीज, अब इसमें सीवर लाइन की लोग आपसे बात करेंगे, इसमें सीवर लाइन नहीं है। तो दोस्त ये अभी अर्बन एरियाज या कंट्रोल्ड एरियाज में नहीं है। कल को हरियाणा गवर्नमेंट जब इसको कंट्रोल्ड एरियाज में और अर्बन एरियाज में लेके आएगी तब सीवर लाइन गवर्नमेंट डालेगी। तो हमने तो अपनी रोड्स के साथ में प्रोविजन कर दिया है, तो हम भी सीवर लाइन डाल देंगे। अभी एज ऑफ डेट जितने भी फार्म्स बनेंगे या आपने दिल्ली में जितने फार्म्स देखे हैं, सब में 6x6 का सेप्टिक टैंक बनता है। और अब आपको सेप्टिक टैंक खाली कराने की जरूरत नहीं होती। उसमें कंपाउंड ऐसा यूज होता है कि वो अपने आप डिकम्पोज हो जाए। तो हमने बात कर ली आज रोड्स कैसी बनेंगी, हमारी लैंडस्केपिंग कैसी होगी, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कंट्रोल्ड एरिया डी कंट्रोल्ड की हमने बात कर ली, सीवर लाइन की हमने बात कर ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंटली बात करते हैं कि इसके अंदर आप स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे। तो जो हमने डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेटर लिया था उसमें पॉइंट लिखा हुआ था कि आप जो कंस्ट्रक्शन साइट पे करेंगे वो कंस्ट्रक्शन BIS स्टैंडर्ड्स, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, या NBC स्टैंडर्ड्स, NBC मतलब नेशनल बिल्डिंग काउंसिल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करोगे। एंड यू विल टेक केयर ऑफ द स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी नॉर्म्स। तो ये वहां पे हमारी जिम्मेवारी हुए थे कि हम RCC कंस्ट्रक्शन करें और फायर सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से फार्म हाउस के बारे में आपको थोड़ा बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि यहाँ पे कैसे कस्टमर को बताना है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो कम से कम 10-10 बारी देखें आप, और उसके बाद अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे से एक बारी सवाल ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।